Welcome to Crystal All, and today we will be dealing with three questions from the chapter Biomolecules. So, here's our first question, which says, What is hydrolysis? अब देखो, जब भी हम लोग कोई बॉन्ड वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो उस बॉन्ड ब्रेकेज के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मतलब ब्रेकिंग। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया है तुम्हारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन शुगर रेसिड्यू इज ब्रोकन बाय एडिशन ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब भी हम लोग कोई बॉन्ड वाटर के प्रेजेंस में तोड़ते हैं, तो उस बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं क्या? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिफाइन फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड तुम्हारे एक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के बने होते हैं। ठीक है, और इनके पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं या फिर COH बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन विद COH ग्रुप इज कॉल्ड फैटी एसिड। ये यूजुअली ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विद अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये तुम्हारा सिंपल डेफिनेशन हो गया फैटी एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज आइसोएंजाइम? आइसोएंजाइम ये वैसे एंजाइम्स है जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स इनका डिफरेंट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है, बट जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेम होता है। जो सेम तरह के रिएक्शन ये कैटालाइज करते हैं। ठीक है, द एंजाइम्स व्हिच possesses slight difference molecular structure but are similar in biocatalytic action। मतलब इनका जो काम है, इनका जो फंक्शन है, ये दोनों सेम रहता है। ठीक है, बट वो स्ट्रक्चर में डिफर करता है। ऐसे एंजाइम को हम लोग आइसो एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम ऑफ टू नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट आर यूज्ड इन लिपिड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सेल। अब देखो, नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या है? ऐसे सॉल्वेंट जिनमें पोलैरिटी हो, जिनमें थोड़ा चार्ज का डिफरेंस हो। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो। ठीक है, चार्जेस बैलेंस ना हो रही हो। तो ऐसे दो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो तुम्हारे लिपिड एक्सट्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं, वो है तुम्हारा एक क्लोरोफॉर्म और दूसरा ईथर। ठीक है, ये एल होगा, क्लोरोफॉर्म होगा ये। ठीक है, दूसरा ईथर। ये दो केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोग लिपिड एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म एज वेल एज ईथर। ठीक है, नेक्स्ट, नेम वन मोनोसैकेराइड शुगर दैट इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देखो, हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरा हम लोग किससे करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर से। और हमारा बेसिक बेसिक जो कंपोनेंट शुगर का वो क्या है? ग्लूकोज। तो हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज का एक ग्लूकोज रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। और ये कितनी होती है? 120 मिलीग्राम्स। ठीक है, ये नॉर्मल कंसेंट्रेशन है तुम्हारी शुगर की। ठीक है, और ये पूछ रहा है नेम वन मोनोसैकेराइड शुगर दैट इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो है क्या है? शुगर। ठीक है, सेम क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो गया। नेम वन मोनोसैकेराइड शुगर दैट इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन बीइंग। आंसर क्या है? ग्लूकोज। देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, अब कैल्शियम हमारा एक बेसिक एंडोस्केलेटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये बोन में डिपॉजिट होते हैं, बोन की ओसिफिकेशन में हेल्प होती है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट करके कंपाउंड बनता है कैल्शियम से, जो बोन को क्या करती है? रिजिड बनाती है। ठीक है, तो कैल्शियम इन बोन्स एंड टीथ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू देम। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम और टीथ को और रिजिड और टफ बनाती है। ठीक है, तो कैल्शियम का ये इंपॉर्टेंट रोल है। और भी इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम का, जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कैल्शियम। ठीक है,
नेम द बॉन्ड्स यूनाइटिंग द मोनोसेकेराइड सब यूनिट। अब देखो मोनोसेकेराइड को जो बॉन्ड आपस में फॉर्म करता है उस बॉन्ड को नाम देते हैं हम लोग क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये कोई मान के चलो ये कोई शुगर है, ये कोई शुगर का यूनिट है, ये आपस में अगर जुड़े होंगे तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, मोनोसेकेराइड सब यूनिट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। व्हाट आर लाइगेसेस? लाइगेसेस आर एंजाइम। देखो ये एक तरह से ग्लू का काम करते हैं। ठीक है, ये कोई भी मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइगेसेस आर एंजाइम दैट जॉइन टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। इनका शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ये है, ये एक तरह के एंजाइम। अच्छा हाँ, जब भी कहीं ES कहीं लिखा दिख जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये एंजाइम्स है। ठीक है, तो लाइगेसेस का फंक्शन क्या है, ये दो सबस्ट्रेट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, नेम द एंडिंग ग्रुप ऑफ फैटी एसिड विच आर ऑर्गेनिक एसिड्स विद हाइड्रोकार्बन चेन। अब देखो फैटी एसिड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप या फिर क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट होगी और ये COH ग्रुप होगी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और इसकी फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा कार्बोक्सिल। विच इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ शुगर इन फ्रूट्स? उसका आंसर है फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज यूजुअली जो फ्रूट होते हैं, फ्रुक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है फ्रूट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हो गए। ठीक है, इन सब में फ्रुक्टोज की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? अब देखो हमारी जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए जो चाहिए होता है थायरॉक्सिन। ठीक है, और थायरॉक्सिन में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है तुम्हारा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन रीजन्स टू रीजन्स आयोडीन की कंसंट्रेशन वेरी कर रही। ठीक है, तो इसीलिए मेटाबॉलिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स एरिया टू एरिया वेरी कर रही थी। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला गया, सॉल्ट, जो हमारे डेली यूज में, डेली फूड आइटम के यूज में आती है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको आयोडाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे लोगों को नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन मिलने लगा, प्रोवाइड होने लगा। ठीक है, तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी रोकने का एक सबसे बड़ा इफेक्टिव तरीका रहा। ठीक है, तो हाउ कैन वी ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? बाय यूजिंग आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट। आयोडाइज्ड नमक का एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी को ओवरकम करने का एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी था। नेम द इम्पोर्टेंट फूड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लोग स्टोर करते हैं उसको हम लोग पॉलीमराइज फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, उसका दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, एक है स्टार्च, ये प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। ठीक है, ये दोनों स्टोरेबल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दोनों पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, डिफाइंड एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। ठीक है, देखो कोई भी एंजाइम का फंक्शन, सपोज ये एक एंजाइम है, इसका ये एक्टिव साइट है और यहाँ पे इसका एलोस्टेरिक साइट। इसका एक्टिविटी अगर मैं एल्डोस्टेरिक साइट से किसी चीज को अगर मैं बाइंड करवा दूं और इसका एक्टिविटी मैं इसका
या तो इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो मॉड्यूलेट, इसका एक्टिविटी अगर हम लोग मॉड्यूलेट करें एल्डोस्टेरिक साइड से, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक्टिव साइड पे कुछ बाइंड नहीं हो रहा है, बट एल्डोस्टेरिक साइड में हम लोग कुछ सबस्ट्रेट या फिर कोई सब्सटेंस, कोई लिगेंड बाइंड करा के इसका एक्टिविटी या तो हम लोग इंक्रीज करा रहे हैं या फिर डिक्रीज करा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम इंटरनली, ठीक है। समझ में आया एल्डोस्टेरिक मॉड्यूलेशन क्या होता है? ये एल्डोस्टेरिक साइड है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइड है। कोई लिगेंड या फिर कोई सबस्ट्रेट हम एल्डोस्टेरिक साइड में बाइंड करते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को आइदर इंक्रीज करेगा आइदर डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये है एल्डोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। नेम टू फंक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो, सोडियम एंड पोटेशियम आयन जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। ये क्या करते हैं? एक तो जो हमारे जो नर्व में जो इम्पल्स ट्रांसफर होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से ही होता है, सॉरी सोडियम पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन की वजह से ही जो तुम्हारा नॉर्मल आयनिक बैलेंस है, ठीक है, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो नॉर्मल मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको डिस्टर्ब होती है, एक्साइट होती है, देन मूव करती है, ठीक है। तो उसके लिए दो आयन जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? सोडियम और दूसरा पोटेशियम, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन अगर हम लोग ब्लड में बढ़ा दें तो क्या हो जाएगी? वो अगल बगल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी फ्लूइड एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो ये क्या करती है? एक्स्ट्रा और इंटरसेलुलर फ्लूइड को कंसंट्रेशन का वॉल्यूम को भी मॉड्यूलेट करती है, ठीक है। तो इसका दो फंक्शन क्या हो गया? दे मेंटेन वॉल्यूम्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दूसरा, दे आर इंपॉर्टेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। अब नेम द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल। अब देखो मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स देखो क्या क्या है। एक तो तुम्हारे मिनरल्स, ये छोटे छोटे आयंस के फॉर्म में हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया। दूसरा वाटर, अबाउट 90% ऑफ हम बॉडी हमारी वाटर से बनी हुई है, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे रोल प्ले करती है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। फिर तीसरा हो गया अमाइनो एसिड, ये आगे चल के प्रोटीन और बहुत सारे एंजाइम का फॉर्मेशन करती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। शुगर्स, शुगर्स इनका काम है हमारा डे टू डे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। लिपिड्स, ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती हैं, इनका भी हाइड्रोलिसिस से अच्छा खासा एनर्जी निकलता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड, ये जेनेटिक मटेरियल होती है और इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। What are monosaccharides? Give few examples. Monosaccharides वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो फर्दर कोई हाइड्रोलिसिस, कोई सिंपल शुगर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो monosaccharides are simplest carbohydrates that cannot be hydrolyzed into still smaller carbohydrates. इसका एग्जांपल राइबोस, ये 5 कार्बन का होता है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये दोनों 6 कार्बन के होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये जो मोनोसैकेराइड्स है इनका कोई फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, हाइड्रोलिसिस करके कोई सिंपलेस्ट शुगर नहीं बना सकता, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। Why do fat releases more energy than carbohydrates on oxidation? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों में सेम कंपोनेंट होता है, सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बट और फैट में जो होता है इनमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं कंपेयर्ड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन ये कंज्यूम करते हैं फैट, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी भी यील्ड होती है।
ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई फैट रिलीजेस मोर एनर्जी कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, व्हाट एग्जांपल्स आर मोनोसैकेराइड। ठीक है, देखो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स देखो, मोनोसैकेराइड्स अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, दे आर द सिंपलेस्ट शुगर which cannot be broken hydrolyzed further to give any more simpler sugar। ठीक है, मतलब इनका जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो और कोई शुगर हमें नहीं मिलेगी, तो ये होते हैं मोनोसैकेराइड। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2nOH। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, या फिर CnH2ON, ये भी है H2n, जैसे 6 डाला मैंने यहाँ पे, C6H12 सॉरी H12O6। ठीक है, तो ये भी जनरल फॉर्मूला है तुम्हारा ये कार्बोहाइड्रेट का, CnH2nON। ठीक है, हाँ, तो उसका और एक उसका एग्जांपल क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज, राइबोज, फ्रुक्टोज, एग्जांपल से तुम्हारे मोनोसैकेराइड्स के। ठीक है, Why are disaccharides? What are disaccharides? Right? अब देखो, disaccharides वैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो उससे 2 मोनोमर यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर ऐसे शुगर्स जिनका अगर हम लोग इसको हम लोग तोड़े तो 2 मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिलेंगे। ठीक है, the sugar molecule composed of 2 monosaccharides molecule is referred as disaccharide। इसका एग्जांपल है तुम्हारा सुक्रोज। सुक्रोज को अगर मैंने तोड़ा तो ये क्या देगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा, तो ये क्या है, एक तरह के डाइसैकेराइड्स। ठीक है, why do fat releases more energy than carbohydrates in oxidation process? ये भी जस्ट हम लोगों ने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों सेम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं, बट स्टिल तुम्हारे जो फैट है, फैट्स में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बहुत कम होते हैं, और ये जब ऑक्सीडेशन इनका होता है तो हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज भी होता है। ठीक है, और हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होता है तो इनके ऑक्सीडेशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए फैट जो है ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन इन आवर बॉडी? ये हम लोगों ने तो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कैल्शियम आयन बोन में, टीथ में, इन सब में डिपॉजिटेड होते हैं। ठीक है, इन व्हाट फॉर्म आर कैल्शियम आयन डिपॉजिट इन मिडिल लैमेली ऑफ आवर बॉडी? ठीक है, एक तो ये स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को, बोन को। ठीक है, ये मिडिल लैमेली देखो क्या होता है, मिडिल लैमेली तुम्हारे प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की, इनमें ये पाए जाते हैं, और ये कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में होते हैं, फाउंड ओनली इन प्लांट्स। और किस फॉर्म में होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, और किस फॉर्म में पाया जाता है, ये कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में पाया जाता है। जब भी फ्रूट्स राइप हो जाती है, पक जाती है, तो वो हल्के ढीले हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि ये जो कैल्शियम पेक्टेट है वो थोड़ा लूज हो जाता है, सेल वॉल थोड़ा लूज हो जाता है, इसीलिए राइपनिंग के बाद तुम्हारा जितने भी फ्रूट्स है वो थोड़े हल्के लूज हो जाते हैं। ठीक है, ये कैल्शियम पेक्टेट का डिसोल्यूशन है। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर फॉर्म। देखो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वो होते हैं जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड के बीच में बनते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज ये कोई तुम्हारा शुगर है, एल्डिहाइड शुगर है। ठीक है, और दूसरा कोई और कंपोनेंट है जिसमें
अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ये एक शुगर है, ये एक शुगर है, ये एक शुगर है। सॉरी मैं एक मिनट, ये एल्डिहाइड ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। अब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है देखो, ये तुम्हारे वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगी, वाटर रिलीज हो जाएगी, वाटर रिलीज हो जाएगी। वाटर रिलीज होने के बाद इनके बीच एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहाँ से रिलीज क्या हो गई, वाटर, H2O। और ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। The formation of glycosidic bond. A monosaccharide aldehyde or ketone group reacts and binds with alcoholic group of another organic compound to join two compounds. This bond is known as glycosidic bond, and this bond may be hydrolyzed to give original organic compounds. Monosaccharides are also united through glycosidic bond that give rise to compound carbohydrates. अब देखो अगर इसको तोड़ना भी होगा तो हम लोग सपोज वाटर का, ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में वाटर रिलीज हुआ, सपोज अगर मुझे ये तोड़ना है तो सेम कंपाउंड ये वापस दे भी सकता है, ठीक है। कैसे, मैंने यहाँ वाटर ऐड किया, फिर से H2O ऐड किया फिर से, ठीक है। यहाँ एक H जाएगा, ठीक है, यहाँ H जाएगा, यहाँ OH जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में ये बॉन्ड टूट जाएगा, सेम वही चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, वाटर के एडिशन से कोई बॉन्ड तोड़ देना, ठीक है। जैसे यहाँ से एक H गया, यहाँ से एक OH गया, ठीक है। Describe the different function of polysaccharide in a living organism. पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये पॉलीसैकेराइड पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। पॉलीसैकेराइड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीमर होते हैं और इसका मेजर रोल होता है फूड स्टोरेज का। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्टार्च जो है ये प्लांट में फूड स्टोरेज का काम करती है और ग्लाइकोजन ये एनिमल में फूड स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स have many different type of function which can be classified as food storage polysaccharide. As the name suggests, they are the types of saccharides that store food. Common example of food storing polysaccharide are starch in plants and glycogen in animals, ठीक है। ग्लाइकोजन लिवर में होता है। Write the name of linkage joining two amino acid. देखो दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाले बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब देखो आरएनए भी 3 तरह का होता है। एक होता है एमआरएनए, जब डीएनए को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कर रहे होते हैं तो डीएनए की कॉपी ऐसे बनती है, वो होता है एमआरएनए, ठीक है। ये होता है एमआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। राइबोसोमल आरएनए, ये जो राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम कुछ ऐसे दिखता है, ये एमआरएनए है, अलोंग विथ प्रोटीन्स ये दो सब यूनिट्स बनाते हैं। ये होता है तुम्हारे आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और तीसरा है टीआरएनए। टीआरएनए कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, ये भी तुम्हारे सिंगल
सिंगल फॉर्म ऑफ आरएनए होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, बस कहीं कहीं इनमें आपस में बॉन्ड फॉर्म हुई होती है। ठीक है, और इनका काम क्या है, जो अमाइनो एसिड्स है, अमाइनो एसिड का यहाँ पे ये लोग अमाइनो एसिड्स यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं और फिर उसको अमाइनो एसिड को जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो वहां ले जाते हैं। इसलिए इनका नाम है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इस पे कोड होती है जो प्रोटीन के सीक्वेंस को डिसाइड करती है। राइबोसोम राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का फॉर्म बनती है। ट्रांसफर आरएनए तुम्हारे साइटोप्लाज्म में जितने भी ये अमीनो एसिड है उनका ट्रांसफर करती है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन स्टेबलाइजिंग हेलिक्स स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन का जो तुम्हारा ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है, इसको राइट हेडेड हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का सॉरी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें जो मान के चलो जो ये हेलिक्स जो बनता है अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, अलग अलग अमाइनो एसिड इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें होता है क्या है, ये सारे अमाइनो एसिड कहीं ना कहीं इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे तुम्हारा इसमें अमाइनो एसिड पता है ना, NH2 ग्रुप और COH ग्रुप से बना होता है। तो ये दोनों ग्रुप क्योंकि क्लोजली प्लेस्ड है, आपस में इंटरैक्ट करते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म से। फॉर एग्जांपल एक हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, फिर तुम्हारा वैन डर वाल्स फोर्सेस हो गया, ऐसे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक इंटरेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन के वजह से ये क्या करता है, हेलिक्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलॉन्ग विथ तुम्हारा वैन डर वाल्स बॉन्डिंग, फिर ऊपर से तुम्हारा आयनिक इंटरेक्शन, ये सारे इंटरेक्शन होता है। व्हाट इज अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो दो मोनोसैकेराइड आपस में जब जुड़े होते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय अ बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। हाँ मतलब स्टार्च, देखो स्टार्च दो कंपोनेंट के होते हैं। देखो ये पूछ रहा है कि स्टार्च का कौन सा कंपोनेंट है जो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, स्टार्च दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है अमाइलोज और दूसरा अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो अमाइलोज कंपोनेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल इन नेचर होता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, नेम वन फाइब्रस प्रोटीन एंड वन ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन वो होते हैं जो जैसे लॉन्ग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरेटिन हो गया, जो हमारे बाल में पाए जाते हैं, जो हमारे नाखून में पाए जाते हैं, ये कैरेटिन है। और ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है एल्बुमिन, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसका फंक्शन ये होता है कि हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करके रखने का। केराटिन प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। केराटिन जो है तुम्हारा ये सेकेंडरी प्रोटीन से बना होता है। एल्बुमिन तुम्हारा टर्शियरी प्रोटीन से बना होता है। ग्लोबुलर मतलब ये गोल होता है। ठीक है, केराटिन होता है जो फाइब्रस प्रोटीन है, ये आपस में इंटरैक्ट करके लॉन्ग फॉर्म ऑफ तुम्हारे प्रोटीन जो आपस में इंटरैक्ट करके केराटिन प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर joining us. See you in the next video.